स्वागत है आपका हमारे चैनल में अमरप्रीत की कहानियाँ। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ राकेश के आखिरी पल में सुमन के झलकते आंसू। मुझे लिखने का या पढ़ने का कोई शौक़ नहीं है, पर मैं अपनी दयनीय बीमारी के बारे में बता रहा हूँ। मेरा बेटा हर रोज़ की तरह उठता था और जब मैं बीमार हो गया तो उसने मुझसे कहा, पापा आप परेशान ना हो, जल्दी ठीक हो जाओगे। यह कहता हुआ विवेक जब अपना हाथ अपने पापा के सिर पर रखता तो मैं समझ नहीं पाता कि यह कहकर किसको समझा रहा है, मुझे या अपने आप को। उससे कैसे कहूँ? अभी फ़ोन पर किसी डॉक्टर से बात करेगा, उसके बाद अपने दोस्तों से बात करेगा। वह मेरी हर सांस का हिसाब रख रहा है और मैं बिस्तर पर लेटा इन सब की दयनीय सूरज देखता रहता हूँ। उनकी आंखों में डर है। डर तो अब मुझे भी है। मैं भी कहाँ किसी से कुछ कह पा रहा हूँ। अब तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि वायरस पूरे शरीर में फैल चुका है, किडनी डैमेज हो चुकी हैं, जीवन के दिन कम बचे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि इस दवा के अलावा और कोई दवा काम नहीं करेगी। यह सुनकर मेरे अंदर मानो कुछ छूट सा जा रहा हो। मेरी सांसों की डोर टूटने में कुछ ही समय बचा है। मेरे जीने की ज़्यादा लालसा पैदा होने लगी है। मुझे दुख होता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी और मेरे बच्चे का क्या होगा। अकेली सुमन बच्चे को कैसे संभाल पाएगी? कैसे विवेक पढ़ाई पूरी होगी? कैसे घर का खर्चा चलेगा? 40-50 हज़ार रुपये रखे हैं जो कि विवेक की फीस और अंतिम संस्कार पर खर्च हो जाएंगे। घर में पैसे आने का कोई और साधन नहीं है। सुमन ने कितना मुझसे कहा था कि वह नौकरी करे, पर मैं अपने फालतू के अभिमान के आगे उसे नौकरी नहीं करने दी। मैं कहता था कि तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं सभी की आवश्यकताओं का ध्यान रख रहा हूँ। पर अब जब मैं नहीं रहूँगा तब अकेली सुमन यह सब कैसे संभाल पाएगी? घर और बाहर संभालना उसके लिए कितना मुश्किल होगा। मैं अब उससे कैसे बात करूं? क्या कहूं? कहीं मेरे जाने के बाद वह आत्महत्या ना कर ले। नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकती। वह इतनी कमज़ोर नहीं है। वो मैं भी न जाने क्या उल्टी सीधी बातें सोचने लग गया। पर सुमन से कुछ भी कहने के पास मेरे पास शब्द नहीं है। रिश्तेदार आ जा रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कुछ मुझे समझा रहे हैं, कुछ मेरी पत्नी को समझा रहे हैं। सुमन और बेटा विवेक गाड़ी लेकर मुझे दिखाने के लिए शहर के बड़े डॉक्टर के पास जा रहे हैं। आय के सभी साधन बंद हैं। वह दोनों मुझे किसी भी कीमत पर बचाने में लगे हैं। मैं डॉक्टर की बातों को सुन और समझ रहा हूँ। सुमन और विवेक के सामने उनका मन रखने के लिए कहता हूँ, डॉक्टर बेकार कह रहा है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। किडनी खराब होती तो मेरे सीने में दर्द होता, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम सब परेशान मत करो, मैं कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तुम डॉक्टर की बात पर ध्यान मत दो। पता नहीं मैं किसको समझा रहा हूँ। पिछले 7 सालों से ये सब हो रहा है। मैं एक भ्रम में 7 साल से जी रहा हूँ। सभी कारणों को, डॉक्टरों को नकारने की कोशिश कर रहा हूँ। यह धोखा पत्नी और बेटे से भी किया है, पर अब खुद को नहीं बचा पा रहा हूँ। HIV पॉजिटिव ना के बराबर लोग होते हैं, मुझे पता नहीं था। मेरी भी रिपोर्ट HIV पॉजिटिव क्यों आई? सुमन के कहने पर डॉक्टर संक्रमित खून चढ़ना या संक्रमित सुई का प्रयोग होना बताता है, लेकिन मुझे पता है सुमन पर अब क्या बीत रही है। मन से डॉक्टर की बात पर विश्वास नहीं कर पा रही होगी। रोज किताबों में, अखबारों में इस तरह की बीमारी का निदान ढूंढती रहती है। मैं जानता हूँ कि 7 साल पहले ये बीमारी मुझे कब और कैसे हुई। उस दिन मैं पहली बार अपने मित्र के कहने पर दिल्ली में एक रात रुकने पर उसी के साथ एक होटल में महिला से संबंध बनाए और रात रंगीन करने जीवन का मजा लेने गया था। जब वापस आया तो जानलेवा बीमारी लाया। दोस्त ने धीरे से कान में बोला भी था कि सावधानी जरूर बरतना, पर मैं जोश में होश खो बैठा। मैंने सावधानी नहीं बरती और 2 महीने बाद जब तबीयत खराब हुई तब डॉक्टर को दिखाया तो ब्लड टेस्ट कराया, तब इस बीमारी का पता चला। मेरे साथ यह क्या हो गया? अब क्या हो सकता था? मैं सुध ही खो बैठा था। इसका इलाज भी कहाँ है? इस बीमारी से तो बस मौत का इंतज़ार होता है। ना तो मैं दिल खोल कर हंस सकता और ना ही रो सकता था। अपनी गलती किसी को बता भी नहीं सकता। बताऊं भी तो कैसे? मैंने सुमन का विश्वास तोड़ा था, यह मैं स्वीकार करता। सुमन को कई लोगों ने भड़काया भी था, लेकिन उसका जवाब हमेशा यही रहा है कि मैं अपने से भी ज़्यादा राकेश पर विश्वास करती हूँ। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। राकेश अपनी सुमन को धोखा नहीं दे सकता। मुझे लग रहा था कि सुमन अंदर ही अंदर टूट रही है, खुद को संभाल रही है,
क्योंकि उसके पास कोई वजह नहीं है। मैं भी उसके भ्रम को तोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन 7 सालों से हमारे बीच पति पत्नी जैसा संबंध नहीं है। हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। मुझे कई बार अफसोस होता है कि मेरी गलती की सज़ा सुमन को मिल रही है। डॉक्टर ने साफ कहा था कि शारीरिक संबंध बिल्कुल ना बनाए। मेरी इच्छा तो होती है, पर मजबूर हो जाता हूँ। सुमन भी मेरी तरह करवटें बदलती होगी। कहीं सुमन का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लेता था, लेकिन अब उसका सूनी मांग भरने हिम्मत ना कर पाता। वह मुझे देखती तो लगता कि पूछ रही है कि तुम बीमारी कहाँ से लाए। मेरी नज़रें अपने आप में विचलित हो जाती हैं। मैं कहता हूँ, सुमन, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। तुमसे माफ़ी मांगकर अपना अपराध भी कम नहीं कर सकता। मैं रोज़ तुम्हारे कमरे में आकर तुम्हें सोते देखता हूँ, रोना आता है। मैं इतना निर्दयी नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। तुम्हें बाहों में भरने का मेरा भी मन है, मेरी इच्छाएं भी जिंदा हैं। तुम पल पल मेरा ध्यान रखती हो, वक्त से खाना और दवा देती हो, मुझे डॉक्टर के पास ले जाती हो। फिर भी असंतुष्ट रहता हूँ। मैं तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम मुझसे दूर भागती हो, और मैं भी अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता। इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं पा सकता, और तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ, तुम्हें घुमाना चाहता हूँ। मैं तो मर ही रहा हूँ, तुम्हें भी मृत्यु देना चाहता हूँ। मैं कितना निर्दयी इंसान हूँ। सुमन, वक्त के साथ दूरी बढ़ती ही जा रही है। मेरा जीना सबके लिए बेकार है। मैं जी कर भी क्या कर रहा हूँ, सिवा सबको दुख दे रहा हूँ। मेरे रहते हुए भी मेरा बिना सब काम हो रहे हैं, मेरे बाद भी होंगे। मुझे देखकर डॉक्टर भी गया है। मैं बुझने से पहले तेज जलने वाले दिए की तरह अपनी जीने की पूरी इच्छा से बिस्तर से उठ जाता हूँ। सुमन और विवेक की आंखें चमक उठती हैं। मैं टॉयलेट तक स्वयं चल कर जाता हूँ, फिर लौट कर कहता हूँ कि मैं चाहता हूँ सुमन, मेरे जाने के बाद भी तुम इसी तरह रहना जैसे अब रह रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम नहीं जानती कि मैं पिछले सप्ताह से विवेक से अपने एटीएम कार्ड से रुपए निकलवा कर तुम्हारे खाते में जमा कर रहा हूँ, ताकि मेरे बाद तुम्हें परेशानी ना हो। मैंने सब हिसाब किताब लिख कर दिया है। समझदार हूँ, स्वयं और विवेक को संभाल लेना। मुझे तुम्हें अकेला छोड़कर जाना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। जाना तो पड़ेगा। मन में बहुत कुछ उमड़ रहा है कि तुम से कहूँ, फिर कहने सुनने से दूर हो जाऊंगा। तुम भी मुझसे बहुत कुछ कहना चाहती होंगी। मेरी परेशानी देखकर चुप हो। कुछ दिनों बाद मैं ना तुमसे कुछ कह पाऊंगा और ना तुम मुझे सुन पाऊंगी। तुम्हें देखते देखते ही किसी पल अलविदा कह जाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें हमेशा यही डर रहता है कि पता नहीं कब चल दूँ, इसलिए तुम मुझे जब तक बेबात पुकार लेती हो। हम दोनों के मन में एक ही बात चलती रहती है। मुझे अफसोस है कि सुमन, मुझे अपना वादा, अपनी जिम्मेदारी पूरे किए बगैर ही जाना पड़ेगा। तुम सो गई हो। सोती हुई तुम कितनी सुंदर लग रही हो। चेहरे पर थकान और विषाद की रेखाएं हैं। क्या करूं? सुमन, आंखें तुम्हें देख रही हैं, दम घुट रहा है। कहना चाहता हूं कि तुम्हारा गुनहगार हूं। सुमन, यह जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। अंधेरा दूर होगा, सूरज निकलेगा। इतने दिन से जो धुंधलापन छाया था, अब सब धुल पुछ जाएगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं गया। यह मैं क्या समझ रहा हूँ, क्या तुम्हें नहीं समझता? समझता हूँ, तभी समझ रहा हूँ। अब मेरा जाना ही ठीक है। विवेक को कोर्स पूरा करना है, कंपटीशन की तैयारी भी करनी है। एक रास्ता बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। विवेक की सीधी नौकरी पर लग जाएगा। सुमन, तुम्हारे पास मेरे सिवा सभी कुछ होगा। मैं जानता हूँ मेरे बाद तुम्हें अधूरापन, खालीपन महसूस होगा। तुम अपने अंदर के एकाकीपन को किसी से बांट नहीं पाओगे। मैं भी तुम्हारा साथ देने नहीं आऊँगा, पर मेरे सपने को तुम जरूर पूरा करोगी। मन से मुझे माफ़ कर देना। बस अब सांस उखड़ रही है। अलविदा सुमन, अलविदा सुमन, तुम्हारा राकेश। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? दोस्तों, आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।